हमको पूछते थे किसके थ्रू आए हो आप, तो कोऑर्डिनेटर का नाम लिखना है या तो डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखते थे ना तो कभी वो देखा नहीं जाता था। सगाई वाली बात तो भाई बहुत चली थी। जब शूट नहीं होता था तब हम लोग ऐसे ही रैंडमली राउंड मारने जाते थे। तब किसी ने क्या देख लिया क्या सोच लिया मुझे नहीं पता। सबसे पहला ट्रस्ट जिस बंदे ने किया वो आसिफ सर थे, कि सर ने ऐसा बोला कि अगर ये रोल करेगा तो वो भव्य ही करेगा और कोई नहीं करेगा। एक बार जाकर वो चेम्बर में बैठिए, आपको समझ आएगा वो चेम्बर में हीट कितनी है, तब समझ आएगा कि किस तरह निकलता है ये माल। आफ्टर तारक प्राइम टाइम में कॉमेडी शोज आने लगे, दूसरे चैनल्स वाले जो ड्रामा वाले चैनल्स हैं वहाँ पर कॉमेडी शोज आने लगे। जो दिलीप सर से मुझे बहुत प्यारी चीज़ सीखने मिली कि वो एक्शन बोलने पर वो कैरेक्टर में आ जाते हैं और कट बोलने पर कैरेक्टर से तुरंत डिटैच हो जाता है। क्योंकि दिशा जी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आ रही हैं। तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि जो कैरेक्टर है वो डेड हो रहा है। अपने जो फैक्ट्स थे वो अपन ने लोगों के समक्ष रख दिए। मिर्च मसाला वाला खाना किसी को पसंद है तो खाने देना चाहिए उनको। मौका मिले फिर जाने का, शो का हिस्सा बनने का? बिल्कुल बनना चाहता हूँ। क्लोजर आएगा मुझे जीवन में। अच्छे खासे मिल भी तो रहे थे, डेली पर डे के ठीक ठाक ही थे आप? नहीं भाई, ये सब भव्या, सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए। और जब मैं आपके ऊपर देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, जहाँ पे ना मुझे सबसे इंटरेस्टिंग दिखा, एक ट्रैवलर भी मुझे वहाँ दिखा। मुझे ना ये समझाइए सबसे पहले कि क्या वो ट्रैवलर जो है वो एक शौक़ है, या फिर खुद के अंदर झांकने का एक तरीका, या फिर वो एक्टिंग के क्राफ्ट को निखारने का एक ज़रिया है। जो मोस्टली बड़े बड़े एक्टर्स मुश्किल रोल करते हैं तो वो अपने आसपास की चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। क्योंकि आपका एक लंबा समय टीवी पर गया है, और मेरी समझ ये कहती है कि शायद आपको वो मौका नहीं मिला कि लोगों से मिलने का, तो अब इसके ज़रिए आप वो कोशिश कर रहे हो ताकि उन चीज़ों को पा सको। मुझे बताइए कहाँ ये आता है, कुछ है ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हिंदी रश में मुझे इनवाइट किया उसके लिए। सेकेंडली, बात जब तक ट्रैवलर की है तो मेरा ये मानना है कि घूमने के बाद ये पता चला कि हर किसी को एक उम्र के बाद घूमने तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सीखने मिलता है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज एन ह्यूमन, आपको जो चीज़ें सीखने मिलती है वो शायद आपको बंद दरवाजों में नहीं सीखने मिलेगी या किताबों में नहीं पता चलेगा। तो आप जितने नए चेहरे को देखोगे, नए चेहरों से बातें करोगे, उनकी नई कहानियां सुनोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें अपने आप को फिगर आउट करोगे कि शायद मैं भी इस तरह करूंगा तो शायद मैं इस तरह दिखूंगा। तो मैं बहुत रिसेंटली इस लाइन से मैं वाकिफ हुआ हूँ जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, कि मैंने अभी अभी ये चीज़ अपने दिमाग में जब ऐसा बैठते हैं तो सोचते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें एक लाइन सूझी कि अ, मैं वो नहीं हूँ जो शायद, मतलब मैं वो हूँ जो लोग लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस ऑफ जितने लोगों को मैं मिला हूँ वो है। आई डोंट नो इफ मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, बट मैं वो हूँ जहाँ मैं जब अभी मेलबर्न शूट करने गया वहाँ पर जो मुझे लोग मिले, मैं जब पंजाब घूमने गया था रोड ट्रिप पर, वहाँ जो मुझे लोग मिले, मैं ऐसे ही रैंडमली, नॉट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ऐसे ही रैंडमली कहीं घूमने गए या अपनी लोकल में बैठकर ही मुंबई से चर्च गेट गए और वहाँ पर जो अपने को ट्रेन में लोग मिले, उनसे जो सीखने मिला है, उनसे जो मैं जाना हूँ समझा हूँ, शायद वही मैं हूँ। तो मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं सबका थोड़ा थोड़ा अंश हूँ। क्या कोशिश रहती है आप जब जब ट्रैवल पे जाते हो, तो आपकी क्या कोशिशें रहती है कि क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो एज अ पर्सन, आपको किस तरह से ये डेवलप करती है? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जब भी जो भी जगह पर हम घूमने जाए उस जगह के बन जाए। मतलब अगर वहाँ पर जैसे हम अ, मेलबर्न में शूट कर रहे थे तो लगभग 50 दिन हम लोग वहीं थे। तो मैं तो कॉफ़ी का शौकीन हो गया। मैं इतना शौकीन था नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा हो गया बिकॉज वहाँ पर कॉफ़ी कल्चर बहुत ही गजब है।
तो मैं और कॉफ़ी का शौकीन हो गया हूँ। वहाँ पर जिस तरह वो लोग जीते थे, जिस तरह वो लोग सवेरे जाग कर वो लोग लेट नाइट तक सोते हैं, उसमें वो लोग अपना फैमिली को भी संभालते हैं, कम्युनिटी भी संभालते हैं, वो देखकर मुझे कुछ चीज़ें सीखने मिली। तो तभी उस 50 डेज में उन लोग की तरह ही जी रहा था, वो लोग के जैसे ही था मैं। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी हम कहीं भी जाए, वो शूट पे हो या घूमना हो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो लोकल्स जिस तरह जी रहे हैं, लोकल्स जिस तरह जो खा रहे हैं, जिस तरह बातें कर रहे हैं, जिस तरह की वो लोग चाय या कॉफी पी रहे हैं, हम भी उसी तरह जीते हैं। कुछ कुछ मजा आने वाला है, बिकॉज ये घर नहीं मिलने वाला है। जो यहाँ मिल रहा है वो यहीं है, तो यहाँ जो मिल रहा है उसको देखते हैं, उसकी तरह जीते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है अभी भव्या की लाइफ में? फिलहाल अभी मैंने 2 फिल्म शूट की, हम्म। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में हूँ। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग को शांत करना है। हम्म। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की राह देख रहा हूँ, नेक्स्ट बेस्ट स्क्रिप्ट की राह देख रहा हूँ हम्म। कि जब वो मिलेगी तब वापस मैदान में उतर जाएंगे। हम्म। तब तक बस शांति, ओके। बैठना है। अच्छा, फिलहाल अभी थोड़ा ये जो 2 फ़िल्में थी, ये गुजराती फिर आप देखे? दोनों गुजराती हैं। ओके, मुझे बताइए ना कि जैसे कि आप जब तारक से निकले और अपने गुजराती फ़िल्मों की तरफ रुख किया, तो ये ऑफ़र्स वहीं से आ रहे थे या आपका डिसीज़न था कि नहीं, गुजराती सिनेमा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ था आपके साथ? तो दोनों चीज़ें हैं। मुझे यहाँ से भी, मतलब अपने मुंबई और गुजरात दोनों जगह से ऑफर्स आ ही रहे थे, और अभी भी आ ही रहे हैं। कांस्टेंट ऑफर्स आ रहे हैं, वो सीरियल को लेकर हो, वेब को लेकर हो, फिल्म्स को लेकर हो, और साथ में गुजराती फिल्म्स के ऑफर्स भी आ रहे हैं। तो मैंने कोई भी ऑफर को कभी मैंने मना नहीं किया है, कभी मैंने नहीं बोला कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे यही करना अच्छा, है। सिलेक्टिव जैसा ऐसे कुछ मैंने नहीं है? कभी कुछ किया नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन ओपन फॉर वर्क। मैंने जो मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है, जो मुझे काम करना है, मैंने उसके लिए हमेशा हाँ कहा है। फिर जो प्रोजेक्ट अपना, आप समझते हो जैसे ऐसे चलती है अपनी सिचुएशन, जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वही प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाता है। तो पिछले इतने समय में मैंने इतना नोटिस किया है कि मैंने जितनी गुजराती फिल्मों को हाँ बोला है वो सारी फ्लोर पे चली गई है। और हिंदी में से जो इस साल जो रिलीज हुई केसरी वीर, वो फ्लोर पर गई थी। तो जितनी चीज़ों को मैंने, जो चीज़ें मुझे पसंद आई थी, जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई थी, उनको तो मैंने हाँ बोला ही है। और गुजराती फिल्म्स का अभी एक इस तरह का, मतलब नॉट जस्ट गुजराती फिल्म, रीजनल सिनेमा का एक अभी जोन चल रहा है, और वो मेरी मातृभाषा है। आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, हमारी फैमिली गुजरात से बिलोंग करती है। तो एक ये एक होता ना अपने आप को लेकर के, यार अपनी भाषा में अगर हम कर ही रहे हैं तो अपनी भाषा में क्यों ना करें यार, अपनी भाषा में भी करना है। तो वो बस एक जुस्सा शुरू हो गया कि चल ना अपनी भाषा में करते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज लाते हैं, कुछ नया नई चीज सर्व करते हैं अपनी ये अलग ऑडियंस को। तो बस वही कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है। किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स कैसे हैं गुजराती फ़िल्मों से? यार अपने मुंह क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया ही है, लेकिन ऑडियंस इज द राइट पर्सन जो इस सवाल का सही जवाब दे सकती है। भैया मुझे बताइए ना कि रीजनल सिनेमा को लेके ना मैं देखता हूँ कि जैसे हिंदी सिनेमा है बहुत डोमिनेट करती है पूरे नॉर्थ में, इस तरह से साउथ में जो है उनके जो रीजनल सिनेमा है वो वर्क करता है। गुजराती सिनेमा के ऐसी क्या चीज़ें हैं आपको लगता है कि उसे ग्रो करने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो गुजराती सिनेमा के लिए आप क्या समझ पाते हैं कि और उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए? क्योंकि काफ़ी टाइम से ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे टैलेंट भी बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक भी वो अच्छा करते हैं, पर उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उतना हाई लेवल पे। आप क्या समझ रहे हैं कि और क्या चेंजेस होने चाहिए वहाँ पे काम करते हुए? नहीं, उसका एक ही तरीका है भाई, हम्म। इज व्हाट आई फील, कि वो कहानियां से ही आएगा। जितनी अलग और नई कहानियां गुजराती मेकर्स फ्लोर पर ले आएंगे, उतना हम स्टैंड आउट कर पाएंगे, उतना ही हमारा सिनेमा भी आगे बढ़ेगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन सा सिनेमा बड़ा है, कौन सा सिनेमा छोटा है, इट्स नॉट अबाउट दैट एनी मोर नाउ। मैं अभी मानता हूँ, मेरी मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वो ज़माना गया कि अब ये मल्टी स्टारर फिल्म है या ये न्यू कमर की फिल्म है, वो तरह से लोग फिल्मों को नहीं देखते हैं। अब लोग देखते हैं कि कंटेंट क्या है, कि आपका आपका आप क्या सर्व कर रहे हो, आप लोगों को क्या नया एक्सपीरियंस दे रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी रीजनल सिनेमाज हैं, अगर ये चीज़ को पकड़ ले, अगर इसी चीज़ को अपना मंत्रा बना ले, तो भाई देयर इज नो सच थिंग एज
डोमिनेट एंड कोई डोमिनेट नहीं करेगा फिर तो जिसकी स्टोरी वही डोमिनेट करने वाला है, जिसका कंटेंट बढ़िया है वही डोमिनेट करने वाला है। तो और एट द एंड बात ये है कि मैक्सिमम लोगों तक बात कैसे पहुंचे, आपकी चीज थिएटर में मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचे, एट द एंड मुद्दा तो वही है। तो वो तो अब सोशल्स के द्वारा या वेब पोर्टल्स के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंच रही है, एब्सोल्युटली पहुंच रही है। मतलब जहाँ जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो मुंबई या गुजरात में नहीं रहते हैं, वो लोगों के पास जब ओटीटी का एक्सेस है तो वो लोग बैठकर हमारी फिल्म देख पा रहे हैं, दे कैन एंजॉय इट। वो लोग बोल रहे हैं कि हम हर फ्राइडे को हर सैटरडे को कहीं बाहर नहीं जाते, घर पे बैठ के ही आपकी फिल्म देख रहे हैं या गुजराती फिल्म देखते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये पहुंच रही है, बात पहुंच रही है, डेफिनेटली स्लो है, ऐसा नहीं है कि एकदम जबरदस्त स्पीड में जा रही है, स्लो है, लेकिन हो रही है, उसकी शुरुआत हो गई है। तो डेफिनेटली उसका एक मोमेंटम आएगा, वो स्पीड पकड़ेगी। बस तब तक ट्रस्ट करना है इस चीज को, इसी प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ये मैं सिर्फ गुजराती के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मराठी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं मलयालम फिल्म्स के लिए भी कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल सारी फिल्म्स के लिए कह रहा राइट हूँ। राइट, क्योंकि हर पीछे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है पैसा, और पैसों, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा चीज़ें कोई वर्क नहीं कर पाएंगी। तो क्या गुजराती सिनेमाज में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वो पैसा लगा रहे, वो प्रॉफिट में हैं? मैं समझना चाहता हूँ आपसे, आपकी और समझ क्या कहती है? मैं 100% नहीं कह सकता कि सब लोग पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे, दैट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट। बट जितनी फिल्में मैंने की है, डेफिनेटली बिकॉज उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है उन प्रोड्यूसर से, तो मैं वो डायरेक्ट पूछ सकता था उनको और मुझे जवाब भी ट्रूथफुल मिला है। तो जितने प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया उन्होंने कहा है कि अपन ने तो कमाया भाई, अपन ने जितना डाला था उतना तो वापस आ गया, ऊपर प्लस प्लस भी अपन बैठे हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय प्रोड्यूसर्स, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि लोग फिल्म कमा रही है। डेफिनेटली वो जैसे 100 करोड़ 150 करोड़ वो जोन में शायद हम ना देख सके अपने आप को अभी, लेकिन आएगा, उसका भी दिन आएगा, वो भी फिल्म आएगी, वैसा भी कंटेंट आएगा। जैसे पूरे इंडिया से लोग आकर यहाँ पर मुंबई में आकर काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बस उसी तरह जितने भी गुजराती है या जितने भी रीजनल लोग, राइट, सब लोग अपने तरफ, अपने घर तरफ देखे, अपने गांव तरफ देखे और वहां की स्टोरी अगर बनाना शुरू कर दे तो बवाल मच जाएगा भाई। बवाल हो जाएगा, डेफिनेटली होना ही चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आज आपने ऐसा सोच लिया कि आप आपके गांव की स्टोरी लेकर या आपके होम टाउन की स्टोरी लेकर अगर आपको कुछ बनाना है विथ योर एक्सपीरियंस ओवर ईयर, क्या गजब क्रिएट करोगे यार। सही, डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्सेस आपके पास है यहाँ पर, वो एक्सेस के साथ आप वो स्टोरी बनाओगे यार, आप कमाल मचा दोगे। कमाल हो जाएगा जी। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर कोविड हम देखते हैं ना, इंडस्ट्री को बहुत इफ़ेक्ट किया है। फिल्मों, बड़े बड़े बजट की फिल्में अब उस तरह से वर्क नहीं कर पाती, थिएटर्स में ऑडियंस को लाना मुश्किल हो गया है। ओटीटी और उससे भी पहले, जो कोविड के पहले जो प्राइजेस मिलते थे, अब वो प्राइजेस नहीं मिलते। शूटिंग पे भी उस तरह से चीज़ें खर्च नहीं की जाती। तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि जब मेन इंडस्ट्री, जिसे हम हिंदी इंडस्ट्री कहते हैं, ये इतना मुश्किल पीरियड से गुजर रही है, तो ऐसे में गुजराती सिनेमा का क्या हाल है? इसलिए मेरा ये सवाल था। मेरा तो ये मानना है कि फ्यूचर रीजनल है, अच्छा, रीजनल ही फ्यूचर है। ये समझ कहती है आपकी? हाँ, डेफिनेटली। ओके, बिकॉज क्योंकि कहानियां हैं और समथिंग, और क्या स्टैंड आउट करता है ये रीजनल? एब्सोल्युटली स्टैंड आउट करता है, बिकॉज एट द एंड बात यह है कि आप कितने ऑथेंटिक हो, आप कितने नए हो, आप कितने यू आर ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। तो वो रीजनल सिनेमाज में है, वो ऑथेंटिसिटी है, वो अपनी बात है। अपने को आज कंटारा पसंद आता है, इसके पीछे रीजंस है ना, वो कितना कितना ऑथेंटिक कंटेंट है यार। ये कहाँ देखा है आपने, ये कब देखा है आपने, ये आपको क्या स्टोरी पता है उसकी? तो आपको एक नई चीजें सीखने मिली, आपको एक नई बात समझने मिली, यू हैव एन एक्सपीरियंस नाउ। वो फिल्म लोग थिएटर में जाकर देख रहे हैं, लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं, वो बात नहीं है, लोग आ रहे हैं। उनको जो चीज देखनी है वो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, बस वो एक्सपीरियंस खड़ा करना है, वो एक्सपीरियंस लोगों को देना है। टफ हो गया लाना लोगों को अब पहले के मुकाबले। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं भाई इसके पीछे, कोई एक रीजन नहीं हो सकता। मतलब ऑडियंस कैन नॉट बी द ओनली रीजन कि ऑडियंस थिएटर में नहीं आती इसलिए नहीं होता है। शायद उनके लिए वो प्राइसिंग भी ज्यादा हो सकता है। शायद पूरी फैमिली जब पहले जाती थी तो शायद 1000 रुपए में पॉपकॉर्न के साथ फिल्म देखकर बाहर आ जाती थी, अभी शायद वो चीज 2000, 2500 या 3000 तक पहुंच रही है।
वो घर से बाहर निकलने का जो अनकन्वीनियंस पूरा जो एक एक खड़ा हो गया है कि यार अपने को फिल्म देखने जाना है, लेकिन वो है 2 किलोमीटर दूर, लेकिन पहुंचने में ही पौना घंटा लगेगा, छोड़ नहीं जाना, घर पे बैठते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो प्रेफरेंसेस लोगों के भी चेंज हुए हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न, बहुत लेयर्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो कोई एक चीज़ या एक फैक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते इसमें। आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं जब आप हिंदी थिएटर वो के लिए जाते हो या ऑडिशन कभी आप ट्राई करते हो, तो किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आपको? मैं ऑडिशंस देता हूँ अभी भी, मुझे मज़ा आता है ऑडिशन देने में। वो पुरानी सारी यादें मेरी फ्रेश हो जाती है। अभी तो डेफिनेटली सेल्फ टेस्ट ज़्यादा हो गया है, तो कहीं भी बैठकर हम ऑडिशन दे सकते हैं ना। तो पहले तो आराम नगर आना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए, राइट। तो उसका एक अलग ही फन था, वो अलग जोन था। हम्म। हाँ, अभी इंस्टाग्राम से कास्टिंग ज़्यादा हो रही है देन ऑडिशन, तो वो एक चीज़ है कि वो भी एक नई चीज़ है जो हम लोग भी देख रहे हैं। वो सारे हम जितने भी प्रेशर आ गया इंस्टाग्राम पे खुद को फेमस करना रखना है, रेलेवेंट रखना है। हाँ वो तो है यार, हाँ। कुछ तो वो अलग है, वो मेरे लिए अलग है, वो मुझे समझ नहीं आती वो बात। हाँ, लेकिन आपको आपके थ्रू मतलब मुझे ये समझना है ना कि आप तो मतलब उस इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे एक्टर्स के साथ बैठता हूँ जो बेचारे इंस्टा बोलते हैं यार, इंस्टाग्राम ना चलाने से हाँ क्या हमारे क्राफ्ट पे क्या असर पड़ता है? सीरियसली। हाँ। हमको भी आज अगर जवाब चाहिए तो हम चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं कि भाई इसका इसका मतलब क्या है। तो वी वांट आंसर्स वेरी क्विक। हमको 5 एक सेकंड में सारी जवाब चाहिए, सारी चीज़ों का जवाब चाहिए। तो अभी यार, अभी उनको भी कुछ चीज़ें समझ नहीं है कि भाई ये बंदा कैसा दिख रहा है, ये है कि नहीं है ये। तो शायद इसीलिए वो लोग इंस्टाग्राम पे जाते रहेंगे या सोशल्स के दम पर करते रहेंगे। I don't know यार। क्योंकि एक फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, सो ऑडियंस को जरा इजी हो जाता है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ बट गया। भाई अच्छा चलो, ये चीज़ है, चलो ये फैक्ट है, ये सबको पता है कि ठीक है। इस तरह हो रहा है। लेकिन उससे एक काम मिल सकता है, क्या? एक काम मिल हाँ, सकता एक काम मिल सकता है, ओके। है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो द पर्सन हैज टू प्रूव देमसेल्फ। तो अगर उसने प्रूव किया है देन दैट इज हाँ उसके ठीक हक है, का फिर तो कार्य है। ठीक है। हाँ, बट वो अगर उसको उस तरह काम मिल रहा है देन देर इज नथिंग नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज अभी चल रहा है उस तरह लोग। मतलब ये सेकंड थॉट इसलिए है बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ कि जो अभी फिल्म्स कर रहे हैं, जो जो साथ साथ कंटेंट तो बना ही रहे हैं लेकिन अभी फिल्म्स भी कर रहे हैं। तो इट इज अ गुड थिंग फॉर देम, और उनको रिकरिंग काम मिल रहा है। वो लोग एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, तो उनको वो मिल रहा है। तो इट इज अ गुड थिंग, दे हैव प्रूव्ड देयर पॉइंट। बट दैट शुड नॉट बी द ओनली रीजन टू कास्ट। वो मेरा मानना है कि वो सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए कास्ट का। बट ये चीज़ें जैसे कि अभी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो चेंज हो पाता है? क्योंकि हम सुनते हैं कि कास्टिंग के भी कुछ फेवरेट्स हैं कि वो अपने फेवरेट्स को ही रखते हैं, प्रेफर करते हैं। ये चीज़ें भी होती है। देखो भाई, मुझे अभी अपने साथ बात करते करते मुझे एक थॉट आया। जब छोटा था, जब हम लोग ऑडिशंस देने जाते थे सब जगह पे, तो कोऑर्डिनेटर्स होते थे, उनके थ्रू ऑडिशंस में जाना होता था। हम डायरेक्ट ऑडिशन में नहीं जा सकते। हमको पूछते थे किसके थ्रू आए हो आप, तो कोऑर्डिनेटर का नाम लिखना है या तो डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखते थे ना तो कभी वो देखा नहीं जाता था। वो डायरेक्ट लिखने वाली सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था। हमें याद है, ये प्रॉपरली मुझे याद है। लेकिन कोऑर्डिनेटर का नाम लिखते थे तो उसका प्रभाव अलग पड़ता था। तो अब इंस्टाग्राम कोऑर्डिनेटर है टेक्निकली तुम्हारा, और कुछ नहीं। ठीक है। मतलब ये है अब आपको इससे लड़ना है, आप इससे भाग नहीं सकते। हाँ अगर आपको काम एब्सोल्युटली। करना है तो इसमें रहना ही है, ये हो गया, कल्चर हो चुका है। हाँ मतलब नहीं करना है तो भी इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि जो बंदा इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं है उसको काम नहीं मिलता है, नहीं ऐसा भी नहीं है ना। जिसको काम मिलना है उसको काम मिल ही जाता है, उस तक काम पहुंच ही जाता है। बस आपको अपना टैलेंट दिखाना है, वो किसी भी तरह आप दिखाओ। ऑडिशन में दिखाओ, कहीं मिल के दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, आपको आपकी चीज सामने पेश करनी है। अच्छा, ये मुझे बताइए ना कि टाइप कास्टिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो जिससे आर्टिस्ट को बहुत जूझना पड़ता है। जब आपका इतना लंबा टाइम एक शो के साथ गुजरता है, तो जो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, क्या वो उस चश्मे को उतार के रखते हैं अगर आप ये प्रश्न मुझे आज से 6 साल पहले, 5 6 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि हाँ, टाइप कास्टिंग हो रहा है मुझे लेकर। अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है।
अब मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स मुझ तक पहुंच रही हैं, उसमें उनका मेन कंसर्न ये होता है, भाई इसमें तुम एकदम अलग लगोगे। ये एक एकदम अलग कैरेक्टर है। तो उनको जो मुझे अलग तरीके से दिखाना है, मुझे तो दिखना ही है अलग, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि मैं अलग दिखूं। वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो, वी ऑल आर अलाइन। अच्छा मुझे बताइए ना कि जैसे कि आपने जैसे गुजराती फिल्मों का रुख किया, हिंदी में भी ऑफर्स थे आपने बोले, क्या मुश्किलात आ रही थी? चीज़ें उतनी तरह जैसे आपने कहा कि एक ही फिल्म मेरी वो फ्लोर पे जा पाई, आपने और भी ऑडिशंस वगैरह दिए थे जो नहीं जा पाए, मुश्किलें आ रही थी? हाँ हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल, मतलब ऑडिशंस तो अभी भी दिए, मतलब 15-20 दिन पहले भी एक ऑडिशन दिया है। तो ऑडिशंस तो दे रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, वो सब तो हो ही रहा है। अब वो क्यों नहीं जा पा रहा है, आई हैव रियली नो क्लू, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वर्क में काम चलता है, कि एक सिंपल माध्यम से काम नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वर्क होता है। तो जिसमें वो जो टाइम लेता है वो लेता है यार, उसमें यू कैनॉट डू एनीथिंग। जैसे अगर कोई शो है या कोई फिल्म है, उसको फ्लोर पे आने में 2-3 साल लगेगा, तो लगेगा। लेकिन जब वो फ्लोर पे जाएगा, उसके बाद के 2-3 साल आपको उसी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इट इज उसकी बस राह देखनी है तुम्हें। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई है, एंड अगर वो डेफिनेटली फ्लोर पे जा रहा है, देन हम बस अवेलेबल रह जाते हैं उनके लिए। तो उसी तरह इसके लिए अवेल जो जो आप फिल्म की बात कर रहे हैं हिंदी, उसके लिए हम अवेलेबल हो गया काम अपना। तो मुझे भैया ये बताइए ना कि जैसे कि जब ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि एक आर्टिस्ट इतनी मेहनत करने के बाद किसी रोल के लिए सिलेक्ट होता है, और जब उसके साथ ये सारी चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा है, फ्लोर पे ही नहीं जा रहा है, तो फिर एज अ आर्टिस्ट अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखते हैं यार? ठीक है। नहीं नहीं तो भाई, वो तो बड़ा हम्म, सिंपल पॉइंट है कि आर्टिस्ट को रोज सवेरे जाकर अपने साथ पॉजिटिव टॉक तो करना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता भाई, तो लोचा हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क तो आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। वो आप स्ट्रेस ले लो, डिप्रेशन ले लो, कोई नशा ले लो, कुछ बैड हैबिट्स बोल लो, वॉटेवर, उसी से शुरुआत होती है। तो वो नहीं करना है, पॉजिटिव ही रहना है। होगा होगा ही होगा, बस विश्वास रखना है अपने आप पर। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा क्या, मैक्सिमम 1-2 साल लगेगा ना, हो जाएगा। होना ही है, जो जो होना है वो होकर ही रहता है, हो जाता है, हो जाता भव्या कैसे करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, क्या क्या कोशिश करते हैं, बता पाए? है। मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जैसे मेरी जो मम्मी, मेरा भाई, भाभी और मेरा जो भतीजा है, मैं जब भी ऐसा जोन में रहता हूँ, तो इनमें से किसी के भी साथ बात कर लूँ, तो अचानक मुझे ऐसा जोश मिल जाता है, और मुझे लगता है कि अब लड़ लेंगे भाई, अब तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। कभी ऐसा कुछ नेगेटिव जोन में दिमाग चलने लगता है, तो अ, बस कहीं कुछ नहीं करना है, बस कहीं कहीं पर भी, कहीं भी जाकर शांति से बैठना है, अपने आप के साथ बैठना है। और वो पता नहीं कैसे भाई, अचानक से अंदर से वो एक आग लग जाती है कि हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, कर लेंगे। लेकिन अपने आप को बुरी आदतों से कैसे दूर रखते हो? आपकी क्या है, क्या वो परवरिश में है कि ऐसी चीज़ों में समझ आपकी आती है? क्योंकि सर्कल कहीं ना कहीं आपको ख़राब करता ज़रूर है इस इंडस्ट्री में, आपको ख़राब इन द सेंस इन्फ्लुएंस करता है, जिसके चाहते ना चाहते लोग जुड़ जाते हैं। तो वो चीज़ों से आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो? इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा पीयूष मिश्रा साहब का। पीयूष मिश्रा है? बिल्कुल, अच्छा। बिकॉज उनकी स्टोरी हर किसी को पता है, वो किस तरह से उन्होंने नशे से वो दूर रहे हैं, विपासना किया है, बहुत कुछ किया उन्होंने लाइफ में। और अंत में आके उन्होंने गजब सी एक लंबी कविता है, लेकिन उसका एक स्टार्टिंग का जो चंक है, वो मैंने मेरे बहुत ही यंग एज में पढ़ लिया था। मतलब मेरी परवरिश में तो डेफिनेटली वो चीज़ है कि ये सब नहीं करना है। हमारे घर में जिस तरह से एक माहौल है, उसमें तो डेफिनेटली वो चीज़ गिवन रूल है कि ये सब तो नहीं होना है, ये सब, दिस इज नॉट नॉट आवर फैमिली, ऐसा, या दिस इज नॉट व्हाट वी आर, ऐसा करके वो आ गया है बचपन से। लेकिन एक चीज जो मुझे पीयूष मिश्रा साहब ने उनके कविता से मैं सीखा हूँ, वो है कि आदत जिसको समझे हो वो मर्स कभी बन जाएगा, फिर मर्स की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, मगर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओगे। क्या बात है।
तो ये समझ पहले ही आ गई थी आपको। वेरी नाइस। ओके। भव्य, आप मुझे ये बताइए ना कि जैसे आपने कहा कि जब आप अपने जब जाओ यहाँ से, एक्टिंग जब आपकी ख़त्म हो, तो आप इस इंडस्ट्री को एक विरासत दे छोड़ कर जाना चाहते हो, राइट? ये बात आपने कही थी। मुझे ये बताइए कि टप्पू से बड़ी विरासत क्या हो सकती है? मतलब आप और क्या देखते हो? और क्यों? कैरेक्टर्स, हम्म। अलग अलग किस्म के और कैरेक्टर्स जो लोगों के दिल में बस जाए बस। ओके। क्योंकि ये टप्पू जो है, मतलब अगर आप भव्या की बात करें, भव्या गांधी, टप्पू, ये एक नाम जो है वो जुड़ गया है। लोगों तो का प्यार है वो, सच लोगों। में लोगों का प्यार। हम्म। इतना प्यार कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा उस चीज को लेकर। Right. बट लोगों का प्यार है सच में, नथिंग एल्स। ऐसा बचपन में कुछ, इतनी कोई समझ थोड़ी होती है कि इतना ऐसा फ्यूचर का सोच के हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो जब जो जोन में तुम जिस तरह बात कर रहे हो उसी तरह बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसमें प्यार दिया, तब जाके वो यहाँ पहुंचा। तो इट इज पीपल हु हैव ब्रॉट मी देयर, नॉट मी। मैं नहीं हूँ करने वाला। कि टप्पू तो ठीक है, वो इनिशियल में आप बच्चे थे, सारी चीज़ें थी, और वो एक बनता चला गया शो, और वो लोगों के दिलों पर राज कर गया। हम मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जब वो इस तरह के कोई बड़ा रोल कर ले और जब बार बार उसे उस रोल से, तो उन्हें कहीं ना कहीं उससे थोड़ी चिढ़ होने लगती है। आपको कभी इस तरह की चीज़ें हुई कि यार मैं, मेरे अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, अरे आप नहीं, लोग? हाँ। नहीं, नहीं, कभी नहीं। चिढ़ तो कैसे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हम्म। यार आप मानेंगे नहीं भैया, अभी भी कितने लोग जो मुझे मिलते हैं, उसमें छोटे बच्चे या कोई वृद्ध होते हैं, वो इस तरह मिलते हैं कि उनके मैं फैमिली का मेंबर हूँ, मैं उनके घर में ही रहता हूँ। मैं बस बाहर गया था कुछ लेने के लिए और अभी वापस आया हूँ। उस तरह मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इतने लगाव से मिलते हैं आज भी। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, और क्या कितना टाइम चाहिए। हो गया छोड़कर शो? 5 ये और 3। 2017, हाँ, 3, सात आठ 8 आठ साल। साल हम्म। 8 साल बाद भी। गजब प्यार करते हैं यार, पता नहीं। इतना इतना तो यार ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बट हाँ, जो भी, इट्स ऑल पीपल एंड गॉड। क्योंकि उस उम्र में तुम्हारे पास समझ नहीं होती तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, वो सब नहीं होता। वो तो तुम बस बस जोन में हो। तुमको बोला है ये बोलना है तो तुमने बोल दिया। सो इट इज अ ब्लेसिंग। तो उसको मैं ब्लेसिंग की तरह ही लेता हूँ। उससे मैं चिढ़ता नहीं हूँ कभी। मैं किसी भी कैरेक्टर से कोई भी, मैं चिढ़ चिढ़ तो होनी, मैं नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं होता मेरे में। हाँ, क्योंकि समटाइम्स वो होता है ना कि अब बन जाते हैं उसका, एक बोलते हैं ठप्पा जैसा लग जाता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश होती है ना क्योंकि ना आर्टिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने, मम्मी ने एक बहुत मस्त चीज सिखाई है कि जो लाइन बड़ी है उसको छोटी नहीं करनी है। तुम्हारी दूसरी लाइन बनाओ, उसको बड़ा बनाओ। तो हम बस कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। उसको क्यों छोटा बनाए, उसको उसको क्यों हम मिटाने की कोशिश करें? नहीं यार, वो जोन में कभी घुसे ही नहीं है कभी। वो तो ब्लेसिंग है, लिटरली इट इज जस्ट ब्लेसिंग, नथिंग एल्स। क्या मुश्किलें थी उस दौर में, अगर मैं बात को शुरुआती दौर जब आपने टप्पू शुरू किया था, 3 3 बार ऑडिशन दिए, नहीं हुआ, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन फिर चीज़ें होती और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हो गई। किस तरह का पूरा दौर था, कुछ बता पाएंगे? कैसा दौर था वो पूरा? तो अपन हमेशा से, भाई अपन ना एड्स करते थे। वनडे के रोल हो, डबिंग का काम हो, वो सब करते थे। शुरुआत तो जूनियर एंड डबिंग आर्टिस्ट की तरह की थी। उसके बाद चेंज होते होते वनडे रोल पर पहुंचे थे। तो वनडे रोल या एड्स करते थे जिसमें एक दिन का काम और पैकअप खत्म, मैक्सिमम 2 दिन। क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, घर पे भी रहना है, बचपना है तो वो भी एंजॉय करना है, सब कुछ, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, उस तरह से करते थे। अब हमेशा से सीरियल को एक अलग जोन में देखा गया था तभी, कि यार सीरियल में तो नहीं यार, बहुत टाइम चला जाता है, या सीरियल तो बहुत हैवी चीज है, उसमें थोड़ी करते हैं। तो उसमें ऑडिशन आया। तो अ, मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, अपने को नहीं करना है। अच्छा। तो मैंने बोला अपन थोड़ी सिलेक्ट होने वाले हैं यार, हम्म। अपन हम्म। थोड़ी होंगे,
टेंशन मत ले, अपन ऑडिशन दे लेते, क्या क्या दिक्कत है। ये आप बोल रहे थे? ओके। 10 साल का लड़का ये बोल रहा था। वेरी नाइस। तो ऑडिशन दे दिया, हम्म। शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट से भी सिलेक्ट हो गए, पायलट शूट पे पहुंच गए। हम्म। तब तक पता नहीं था कि ये इतना बड़ा शो होगा, या ये बात इतनी बड़ी होगी। बिकॉज तभी भी बात ये थी कि हम कर रहे हैं सब टीवी के लिए। सब टीवी तब इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ कर रहा था कि उस पे लोग इतना बैक कर सके। मतलब तभी स्टार प्लस या जो दूसरे चैनल्स थे वो ज्यादा ज़्यादा। हैवी थे। हम्म। मतलब ड्रामा तब चल रहा था, तब कॉमेडी चल नहीं रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो जो प्रूव एट द एंड होता है ना, हेंस प्रूव्ड। उसमें हेंस प्रूव होता है कि थोड़ी चलेगा यार, ये वही आता था। लेकिन पायलट शूट में ऐसे ही, मतलब लाइट्स को देखकर, सामने कैमरा, बहुत सारे लोगों को देखकर मैं डर गया। पता नहीं क्या हुआ अचानक, मैंने नहीं किया वो पायलट शूट में। सेकेंड डे या थर्ड डे मैंने नहीं किया वो, नहीं हुआ पायलट शूट मेरे से। तो मुझे घर भेज दिया गया। मुझे बोला तुम, तो मुझे घर भेज दिया गया, मुझे बोला कि तुम चले जाओ। और मेरे सामने और 2-3 दूसरे कैरेक्टर्स आने के आके शूट करने लगे चालू। तो तभी हमारे प्रोड्यूसर सर ने ये बोला था, जो मुझे वहां से लोगों ने बताया, कि सर ने ऐसा बोला कि अगर ये रोल करेगा तो वो भव्य ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये बात जब मुझे पता चली, जब मैं घर पे बैठा था, तब अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया। पता नहीं, अचानक से ऐसा एकदम जोश आ गया। तो नेक्स्ट डे जब सर को ऑफिस में मिलने गए, तब सर को बोला कि सर आपने विश्वास किया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ कुछ सिखाया नहीं था, कुछ बोला नहीं था किसी ने, बस वो हो गया, वो बोल दिया, वो कर दिया, बस फिर करते रहे, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, राइट। गोइंग विद द फ्लो। हाँ, क्योंकि वो दौर था ना जब स्टार प्लस और जी का बोलबाला हुआ करता था। और सब टीवी में जब भी टीआरपी लिस्ट देखी जाती थी तो वहाँ से टॉप 10 में, टॉप 5 में मोस्ट ऑफ द सब टीवी के लिए तारक मेहता ही रहता था। हाँ, तभी तो भाई वही चलता था, वही वही था। मैं तो कहता हूँ इट इज अ न्यू थिंग। मतलब आज तक तारक तक ऐसा नहीं हुआ था कि प्राइम टाइम में कॉमेडी शोज चलते थे। आफ्टर तारक प्राइम टाइम में कॉमेडी शोज आने लगे। दूसरे चैनल्स वाले, जो ड्रामा वाले चैनल्स हैं, वहां पर कॉमेडी शोज आने लगे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, बहुत बड़ी बात है ये। राइट। मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा हिस्ट्री में, वो तभी हुआ है। बवाल है यार, यही तो बवाल है। सही कह रहे, बवाल ही है। बवाल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि टीवी में जब हम देखते हैं इतने सारे ड्रामा और ये सारी चीज़ें, तो आपको कभी वो नहीं हुआ कि यार टीवी के लिए दोबारा जाएं और वो सारी चीज़ें वैसा कुछ करें, या फिर कॉमेडी, क्योंकि आपका पूरा जो जॉनर बहुत था। अच्छा होती है, हाँ, बहुत अच्छा होती है। होती है। पर मैं मानता हूँ टीवी मेरा कंफर्ट जोन है। अच्छा। मैंने अगर कंफर्ट में बैठ गया ना, तो मैं कंफर्ट हो जाऊंगा, मैं फिर करते ही रहूंगा, वही करते रहूंगा। हम्म। तो मुझे उसमें अभी नहीं जाना है। मैं करूंगा, डेफिनेटली वो करने वाला हूँ, अच्छा। पर अभी नहीं करना है। अभी कुछ अलग चीजें करते हैं, नए रोल्स करते हैं। ये जो 30 दिन के लिए कोई कैरेक्टर जीने का जो मौका मिल रहा है, वो निभाना है, वो करना है, वो मजा लेना है, फिर करेंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि टीवी के साथ सफर तो अभी दूर है, राइट, लंबा राइट। सफर है। लंबा सफ़र है, क्योंकि टीवी के साथ हो जाता है ना कि मतलब वो एक छाप भी आ जाती है कि जैसे हमने एक टाइप कास्टिंग वाली बात की, एक छाप भी आ जाती है कि टीवी का एक्टर है, पता नहीं वो अब भी हो रहा है ऐसा? अब अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक अभी क्योंकि हो रहा ओटीटी की वजह से चीज़ें चेंज हुई हैं। है। हाँ, हो सकता है वो, हम्म। दैट इज वन ऑफ द रीजन। केसरी वीर की बात कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस थे वहाँ पे आपके? बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। लेजेंडरी लोगों के साथ काम करने में मजा अलग आता है। तो सुनील शेट्टी सर, विवेक ओबरॉय सर, सूरज भाई, सबके साथ काम किया, मजा आया। गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्योंकि सूरज के लिए वो प्रोजेक्ट जो बहुत अहम रहा है, क्योंकि बट बहुत मेहनत करते हैं हाँ यार ना? वो, बहुत मेहनतू है भाई, बहुत मेहनतू आदमी है यार। इतना इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत, सेट पर भी वो हर किसी को पूछते हैं। मतलब जो डायरेक्टर हैं, वहाँ पर जो राइटर थे, हम लोग को आकर पूछते थे, बरोबर हो रहा है ना, अच्छा, कुछ कुछ इस गड़बड़ तरह हो से तो बताओ। हाँ, ओके। तो ये समझ होनी कि मैं कहीं इम्प्रूव हो सकता हूँ तो बताइएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई फील। राइट। और अन्ना सर की तरफ से, सुनील शेट्टी की तरफ से? सर तो एकदम
मस्त मस्त आदमी हो, तो एकदम मस्त आदमी है। बस वो आते हैं सेट पर, सेट एकदम लाइट हो जाता है। वो हंसाता है सब लोग को। क्योंकि भव्या जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो जैसे सुनील शेट्टी सर हैं या फिर दिलीप सर के साथ आपने किया, मुझे क्या लर्निंग्स रहती है आपकी, जब आप कोशिश क्या रहती है आपकी जब इनके साथ हैं, तो क्या ऑब्जर्व रहते हैं कि इनकी आदतों को कुछ अपने अंदर डालो या उनके तरीकों को, जिस तरह से कैमरे पे जाते हैं उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती है वो सब फॉलो करते हैं आप, ऐसा कुछ है आपके अंदर? बिल्कुल, मतलब ऐसा है, जो मैंने समझा है कि ये लोग कभी बैठकर सिखाते नहीं है। ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो सब नहीं करते ये। इनको बस तुम्हें ऑब्जर्व करना है, और तुम ऑब्जर्व करते करते तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ऐसे ही सीख जाओगे। बस वो ऑब्जर्व करते रहना है। वो बिटवीन द शॉट्स जिस तरह वो बात कर रहे हैं, कैरेक्टर को लेकर जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वापस वापस नॉर्मल हो जा रहे हैं। जो दिलीप सर से मुझे बहुत प्यारी चीज सीखने मिली, कि वो एक्शन बोलने पर वो कैरेक्टर में आ जाते हैं और कट बोलने पर कैरेक्टर से तुरंत डिटैच हो जाता है। ये जो चीज है, जो सिखाई नहीं उन्होंने, उन्होंने आके बताया नहीं कि देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं। ये उनको बार बार देखने पर समझ आया कि अच्छा सर ऐसा करते हैं, ये गजब चीज है यार, ये देखा, ये ऐसा करते हैं। तो वो ऑब्जर्विंग वाली ही बात है, कि तुम जितना ऑब्जर्व करते हो उतना तुम्हें नई चीजें सीखने मिलती हैं, स्पेशली फ्रॉम सीनियर्स। राइट। बाकी जो सेट पर जो मेकर्स होते हैं, वो तो तुमको आकर बोलते ही हैं, वो चीजें तुमको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि भव्य तू हाथ इस तरह रख रहा है ना, उसके यहाँ पे इस तरह रख, अच्छा लगेगा। वो पॉइंट आउट करके बोल देते हैं, वो सिखाते हैं उस तरह। लेकिन जो फेलो एक्टर्स होते हैं, जो जो सीनियर्स होते हैं, वो इस तरह सिखाते हैं, जिनको तुम्हें ऑब्जर्व करके ही सीखना है। हम्म। और क्या सीख रही तारक के सेट से एज अ आर्टिस्ट, आपके अंदर क्या लाती है? यार बहुत सारी चीज़ है, डिसिप्लिन रहना, अम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एन एक्टर। फिर अपनी लाइंस को अपना दोस्त बनाना, ये एक बहुत ही प्यारी सीख मुझे सेट से मिली है। अपनी लाइन को अपना दोस्त दोस्त बना। बनाना मतलब उससे तुम एकदम अच्छा सा एक संबंध बना लो। मतलब क्या होता है कभी कभी कि तुम कोई लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन तुम शायद 100% कन्विंस नहीं हो उस बात से, तो तुम उस बात को समझ लो, तुम उसके साथ ऐसी दोस्ती कर लो कि अब तुम दोनों एक हो, और अब तुम बात करो। हम्म। तो तब तुम वो लाइन ही बोलोगे, डेफिनेटली तुम उस लाइन ही बोलोगे। हम्म। तो वो चीज़ मुझे वहां से सीखने मिली, ओके। जो शायद एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइंस के चक्कर में परफॉर्मेंस पे फोकस हट जाता है। तो वो चीज़ यहाँ से सीखने मिली। वैसे ही मैं तो बिट्स एंड पीसीज वाला ही बंदा हूँ। मैं तो मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो 10 अलग अलग लोगों से सीखा हुआ एक बंदा हूँ। तो मुझे जो 10 अलग अलग लोगों ने सिखाया है वो मेरे गुरु हैं, और उन्हीं से बना हुआ मैं हूँ। हम्म। कुछ और ऐड ऑन किया आपने आफ्टर जब शो छोड़ा उसके बाद अपने अंदर की, अपने क्राफ्ट को और इम्प्रूव करने के लिए और कुछ चीज़ें की, एक्टिंग क्लास व समथिंग, कुछ आपने ऐसा कुछ किया कि उस बिटवीन में ही कर लिया था आपने? कभी किया नहीं था एक्टिंग क्लास, तो वो थियोरी वाला मुद्दा समझ नहीं आता। समझ आती है एक ही चीज, प्रैक्टिकल। तो जितना मैदान पर हम सीख रहे हैं उतना मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिल्म्स के दौरान बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, कि आवाज पर काम करना है तो रियाज करो। अ, अ, इस तरह अपने आप को देखोगे, इस तरह रिएक्ट करोगे, तो तुम इस तरह बोल रहे हो, तुम्हारे होठ इस तरह जा रहे हैं, ऐसे नहीं, अलग होने चाहिए, थोड़े अलग होने चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं, जो इन द प्रोसेस सीखने मिलती है। और मैं इन द प्रोसेस सीखने वाला बंदा हूँ यार, मुझे वो थियोरी वाला समझ नहीं अच्छा, आता। समझ नहीं मुझे सकते। मुझे नहीं समझ आती वो। हाँ, अपने अपने सबके एंड ऑफ द डे यही होता है कि आप क्या दिखा रहे हो और दिख कैसा रहा है। अगर आप स्टैंड आउट कर रहे हो तो ख़त्म हो गई बात। अगर आपका, और आप कितने कन्विंस्ड हो हाँ राइट। अपने कैरेक्टर से, आप जो कर रहे हो उससे आप कितने कन्विंस्ड हो, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ठीक है। मैं तारक की बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि इतने लंबे सफ़र में
जब आप कहते हैं शो से गए तो उसके बाद जो आपके कलाकारों के साथ क्या बॉन्ड अभी भी सेम शेयर होता है या चेंजेस आ जाते हैं वक्त के साथ? नहीं नहीं, ऑफकोर्स सेम ही है। बहुत ही मतलब सबसे बहुत ही लगाव है। अभी भी सबसे बातें होती रहती है, बट हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। मतलब वो वाला मुद्दा है कि आपके स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड के साथ आपका बहुत प्यारा नाता है और आप अभी भी वही बॉन्ड शेयर करते हो। जब बात होगी तब आप लंबी लंबी बातें करोगे, लेकिन आप रोज नहीं मिलने वाले जिस तरह स्कूल और कॉलेज में मिलते थे। बस वही वही मुद्दा है, ऑलमोस्ट वो सेम ही जोन पे हूँ मैं भी। हाँ। मतलब ये पोजीशन में है कि आप बिना बताए सेट पर जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हैं। मैं गया नहीं हूँ बहुत टाइम से, हम्म। बट हाँ डेफिनेटली मुझे जब अब टाइम मिलेगा तब मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ। हम्म। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि जब आप शो से गए थे तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, बातें हुई थी, प्रोड्यूसर्स की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया था आपको लेकर। तो क्या सच्चाई है, क्योंकि आपने हमेशा शो और शो की तारीफ़ की है, असित जी की तारीफ़ की है, लेकिन शो छोड़ने पे काफ़ी मीडिया में खबरें आई थी, तो कितनी सच्चाई है खबरों में और क्या आपका स्टैंड का है? तो यार पता नहीं सच्चाई क्या है, तो हम्म। सच क्या है तो किसको पता है ऐसे भी। आप ही बता सकते हैं। नहीं नहीं यार, सब बढ़िया है यार। हम्म। कुछ नहीं है, मतलब सब बढ़िया ही है। उसमें कुछ अपन ने जो बोलना था वो बोल दिया, अपने जो फैक्ट्स थे वो अपन ने लोगों के समक्ष रख दिए। अ, मिर्च मसाला वाला खाना किसी को पसंद है तो खाने देना चाहिए उनको। अपना तो सिंपल प्लेन खिचड़ी है, अपनी बात तो सिंपल प्लेन खिचड़ी है। अब मीडिया को अगर उसमें मिर्च मसाला डालना है तो डालिए, खाइए, कोई बात नहीं। मीडिया भी मिर्च मसाला नहीं डाल रही थी, और भी लोग थे। ठीक है, हम्म। जिनको खाना है वो खाए। लेकिन रिलेशन सबके साथ बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शो छोड़ने के बाद भी। ओके, मुझे बताइए ना क्या माइंडसेट था आपका, क्योंकि आप इतने बड़े शो का हिस्सा थे, इतने लंबे समय से कर रहे थे। शो कहीं ना कहीं आपके अराउंड भी होता था, बहुत सारे एपिसोड आपके अराउंड जाते थे, आपकी टीम के अराउंड जाते थे। क्या चीज़ें आ गई थी, क्या आप देख रहे थे कि अब यार इसका अब इससे आगे बढ़ना है, क्या था वो पूरा माइंडसेट, अगर आप बताएं? तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि जो कैरेक्टर है वो डेड हो रहा है। हाँ, जो कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था अब तक उस तरह नहीं हो रहा है। अब उसमें कुछ ड्यू टू एज, ड्यू टू मतलब हम लोग जो जो छोटे गोलू मोलू क्यूट लगते थे उसके यहाँ पर दाढ़ी आने लगी। ग्रीन शेड आने लगा अचानक से। कुछ नहीं कर सकते उस उसमें पर। तो कुछ नहीं कर सकते। वो भी एक फैक्टर है हाँ, कि उसमें हम क्या, अभी उसमें इनोसेंस तो नहीं ला सकते हम। वो तो- उसमें इनोसेंट टॉपिक तो नहीं ला सकते कि बच्चों से गलती हो गई, अब तो नहीं हो सकती, अब तो जेन्युइन गलती दिखानी पड़ेगी। हम्म। तो वो सब चीजों के लिए चीजें रेडी नहीं थी जब तक मैं था तब तक। और मेरी मेरी अर्जी भी वही थी कि इस चीजों को सॉर्ट कर दी जाए कि जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसको डेड ना किया जाए, उसको अप एंड अप ही ले जाना चाहिए। अगर हम यंग दिख रहे हैं तो हमारे एज के यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे एज के यंगस्टर्स के रिलेटेड भी बहुत स्टोरीज है, उसके आसपास होनी चाहिए। मजा आएगा और लोगों को मजा आएगा, वो भी अट्रैक्ट होंगे अपने तरफ। बट तभी उस जोन में वो चीजें पॉसिबल नहीं थी फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे रीजंस थे, कोई एक बंदे का रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे, उनसे पॉसिबल नहीं था। तो फिर अपने अर्जी रखी कि भाई हमें कुछ और काम करने दीजिए। तो वो अपने वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें वो पॉसिबल नहीं होता है। वो हम एक ही चीज कर सकते हैं, ऐसा रूल्स होते हैं। तो फिर हमने ये बात रखी कि फिर लेट अस गो, लेट अस वर्क आउटसाइड। तो बस वही किया अपन ने। जब अपने को लगा कि अपने को अभी ये एक कैरेक्टर पे निर्भर रहकर उस पे उसका डेथ नहीं देखना है, तो तभी अपन ने सोचा कि अपन कुछ और करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। हम्म। एंड दिस इज द एज जब मैं नई चीजें सीख सकता हूँ। राइट। मैं 32 साल का होकर नई चीजें नहीं सीख सकता, हम्म। और 32 साल का होकर नई चीजें सीखूंगा तो मैं बेवकूफ लगूंगा। तो इट इज बेटर टू बी फुलिश, यंग एंड फुलिश, देन बिकम समथिंग एल्स। ओके, तो मोनोटोनस वाली वो बात नहीं थी आपको, मतलब? नहीं नहीं, नहीं। मोनोटोनस ओ, मैं अच्छा। तो कह रहा हूँ, मैं मेरा वो कंफर्ट है। आप मुझे मोनोटोनस में डाल दोगे मैं एकदम कंफर्ट हो जाऊंगा उसमें, तो मेरा वो कंफर्ट जोन है। लेकिन उसमें घुसना नहीं है अभी। अभी अनकंफर्टेबल चीजें दिखनी है, वो सीखनी है। होता है ना,
आज ही मैंने एक चीज सुनी, तो कि वो पढ़ाई एक स्टूडेंट ने पढ़ाई कर ली है, सीए कर लिया है, उसका वो फाइनल एग्जाम बाकी है, तो वो सोच रहा है कि उसके बाद वो एमबीए कर ले और उसके बाद वो खुद का बिजनेस करे। तो उसको एक फेलो पर्सन ने एक बस मस्त चीज सिखाई कि तेरा सीए हो गया, तेरा जब सीए हो जाएगा उसके बाद तू पहले जॉब कर, तू 5 अलग अलग जॉब कर, जिसमें तुझे खड़ूस बॉस मिलेगा, एक अच्छा बॉस मिलेगा, एक तेरे पे सारी चीजें ढोलने वाला बॉस मिलेगा। उसके बाद तू एमबीए कर, तो तेरे पास पढ़ाई का, जॉब का एक्सपीरियंस है, उसके बाद तू एमबीए कर पाएगा, और उसके बाद जब तू खुद का धंधा करेगा तब तेरे पास क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये चीजें मुझे अपने आप से मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाया कि हाँ यार, मैं भी यही शायद इसी जोन में कहीं ना कहीं हूँ कि सीख लिया, कर ले, अब कुछ अलग करना है, अब कुछ नई चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करना है अपने आप को, टटोलना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ पहुंच सकता हूँ, कहाँ तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, वो सब देखना है। तो उसके बाद ये तो कर ही तो लेंगे। ये कॉलिंग थी, मतलब ये आ रही थी चीज़ें कि यार कुछ अब होना चाहिए, अब चेंज आना चाहिए वो उस। तो हमेशा से हो रहा था, राइट। मतलब जब से वो टीन हो गए तब से वो चीज तो हो ही रहा था कि ये भी करना है, वो भी करना है। तब नई नई चीजें देख रहे थे, नई फिल्म्स देख रहे थे, क्लासिक फिल्म्स से परिचय हुआ, तब होता है कि यार ये भी सीखना है, ये भी करना है। पीयूष भाई जैसे, उन्होंने जिस तरह चीजें लिखी है, जिस तरह एक्ट किया है, उनकी जितनी कहानियां रह चुकी है, इरफान खान जैसे कलाकारों को उनकी जर्नी जब देख रहे थे तब हो रहा था कि हमको भी करना है यार, ये चीज तो मुझे भी सीखनी है, ये चीज तो मुझे भी करना है। वो कॉलिंग तो तब से थी, करने का मौका जब मिलेगा तब करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है वो फाउंडेशन में कि ये करना है, यहाँ पहुंचना है। हाँ, और वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप एक शो का फॉर्मेट है, उसकी एक हम्म, शूटिंग में है, बैक टू बैक उसके। वो पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल सकता, नहीं वो था पॉसिबल बिना उससे बिकॉज हटे। एक रात पहले कॉल टाइम आता है, हम्म। नेक्स्ट डे शूट होता है, तो यू कैनॉट, वो मैनेज नहीं हो पाता। हम्म। वो दो में से किसी एक जगह पे डिस्टर्बेंस होगा, हम्म। विच इज नॉट राइट फ्रॉम आवर साइड। राइट, राइट। तो भव्य, आपने शो छोड़ा तो उसके बाद उनकी जब नया राज आए और उसके बाद सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद वो कहानी चेंज उन्होंने की, या फिर उसके बाद हमने चेंजेस देखे जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आप डिमांड कर रहे थे कि आप वो चेंजेस चाहते थे, वो आपके जाने के बाद वो चीज़ें शो में दिखी, लेकिन आपके रहते हुए चीज़ें नहीं हो रही थी, और फिर आप उसके हट जाते हो और सारी चीज़ें होती है। इसके लिए सारी इस तरह की बातें आ रही थी। पर वो होता है ना कि आप रोड पे जा रहे हो, आप मस्त शांति से गाड़ी चला रहे हो, आप ही के सामने, आप ही की जो लेन है ना वही ब्लॉक्ड है, फिर आप सोचते हो मैं लेफ्ट लेन में जाता हूँ, वहां से फास्ट निकलूंगा, देखते हो राइट लाइन निकल गई। वही ओके। बात है। हम्म। इट्स ओके, वो दैट इज नथिंग, नोबडीज फॉल्ट, इट इज नोबडीज, किसी की वजह से हुआ है, किसी की वजह से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये होना था इसलिए हुआ है, दिस इज द प्रोसेस। कुछ चीजें मुझे भी सीखनी थी, कुछ चीजें मुझे करनी थी, उसकी वजह से भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। मैं आई एम वेरी ग्लैड कि मैं पिछले 8 साल में मैं मेरी खुद की 7 फिल्म लेकर आ चुका हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ ये तो, कि मैं ये कर पाया। ये कैपेसिटी कहाँ पर आई, कहाँ से आई मेरे पास? ये उसी शो से आई है, उसी से सीखा हूँ, उसी से कॉन्फिडेंस आया। तो आई एम तो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट शो। उनके ईच एंड एवरी पर्सन जो भी उस शो से एसोसिएटेड है, मैं उन सबको बहुत ही, मतलब वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। ट्रोल्स वगैरह वो कैसे लेते हैं आप, जब ये सारी चीज़ें होती है, तो जब बातें होती है तो कैसे करते हैं आप? मैं तो इग्नोर ही करता हूँ यार, नेगेटिव टॉक्स को मैं इग्नोर करता हूँ, मैं उसको हटा देता हूँ चीज़ों क्योंकि पॉजिटिव रखने का फॉर्मूला आप पहले से ही जान गए थे। से। मतलब क्यों सोचना, गलत चीज़ों को सोचना ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। फोकस करेंगे तो दिक्कत है ना, फोकस ही नहीं है उस पर। अरे भव्या, जैसे मैंने कहा कि मैं अगर आपके रोल की बात की, मैं अगर उस पूरे शो की बात करूं, सच में वो ना विरासत जैसा है। मतलब हमारे, मतलब टीवी इंडस्ट्री के लिए इतने सालों से चला आ रहा है, उसी फ्लो में चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे, वो अलग मैटर है, लेकिन जिस तरह से वो शो स्टैंड आउट कर रहा है, लगातार अपने आप को प्रूव करते जा रहा है, कहानियों की कमी नहीं हो रही है। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के साथ आते हैं, जीवन में लेकिन भी आते जीवन हैं। में भी आते हैं, है ना? लेकिन वो उसकी भी एक अपनी करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। कि इतना बड़ा शो बनाना वो अपने आप में कोई बहुत खाने बड़ी का। चीज़ है, राइट। और
इतना चलाना, इतने साल तक चलाना, दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग भाई, ये कोई सिंपल चीज नहीं है। इतने सालों तक कंसिस्टेंटली एक चीज ले आना लोगों तक बहुत बड़ी चीज है ये। जो वो लोग बोलते हैं एक बार जाकर वो चेंबर में बैठिए, आपको समझ आएगा वो चेंबर में हीट कितनी है, तब समझ आएगा कि किस तरह निकलता है ये माल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एक एपिसोड वो 23 मिनट लोगों तक पहुंचती है, और उसमें कितने लोगों का खून पानी एक होता है तब वहां पहुंचता है चीज। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है यार। लोगों को जो बोलना है बोले, बहुत लोग मस्ती मस्ती में बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं कब तक चलेगा, क्या चलेगा, ये सब बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज, बट उनको शायद नहीं पता है कि ये चीज को बनाते कैसे हैं। इतने सालों तक कंसिस्टेंटली लोगों को एंटरटेन किस तरह करते हैं उनको नहीं पता है, इसीलिए वो बोल रहे हैं ऐसा। जो जो बंदा समझता है ये चीज वो नहीं बोलेगा, वो कभी इस चीज को लेकर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये क्या चल रहा है यार, कब तक चलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा वो कभी नहीं आएगा वो बात। सही कह रहे हो पर क्या है ना कि मतलब बैक टू बैक बहुत सारे आर्टिस्ट ने, जैसे आप निकले, दिशा जी गई, और अपने अपने पर्सनल रीज़न से आप लोगों ने बताए, पर कुछ आर्टिस्ट गए जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा शो को लेकर, शो के टीम को लेकर, सारी चीज़ें। जब आप ये उसका पार्ट रहे हैं तो क्या ये सारी चीज़ें सेट पर ऐसा माहौल हो जाता है, या क्या चीज़ें गड़बड़ होती है, आप क्या समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें गड़बड़ होती है सेट के यहाँ पर? यार मैं तो नहीं जानता वो नेगेटिव वाला क्या हुआ है, मैं जानता नहीं हूँ वो, बिकॉज मैं नहीं था तभी सेट पर, या मुझे ज्ञान नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ हुआ है वो। बट वो अगर हुआ है एंड इफ दे हैव सम इशू तो वो डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए, जिस भी तरह हो वो सॉल्व होना चाहिए। बस हाँ मतलब किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव जोन में जाकर ही सॉल्व हो वैसा क्यों, आप शांति से बैठकर बात करके भी, चर्चा कर भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ से जाऊँ और ये पॉडकास्ट की मैं बातें गलत करूँ तो वो दैट इज मी डूइंग द रॉन्ग थिंग। अगर प्रॉब्लम है तो आपके मुंह पे बोलूंगा ना, अगर मुझे दिक्कत है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, मैं बाहर आके क्यों बोलूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शैलेश सर की बात की जाए तो वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत मतलब कमाल के, लेकिन जब वो अगर ऐसा कहते हैं, अगर वो किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तब लगता है ना कि अरे यार क्या बात है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ चीज़ें गलत हो रही होंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो हुआ है मेरे बाद मुझे नहीं पता है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता है कि क्या हुआ है, क्या गड़बड़ है। शैलेश सर ने जो किया उसके बाद उनको वो मतलब उन्होंने कोर्ट में भी लेगा और कोर्ट ने उनको चुकादा भी दे दिया, मतलब वो हाँ वो तो जीत सारी भी चीज़ें गए। राइट। हाँ तो जो बंदा सही है उनको सही का रास्ता मिल ही जाता है, सही दिख ही जाता है। करेक्ट। भव्या, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, अगर आप, मैं जानना चाहूँ पूरा ओवरऑल तारक मेहता का आपका एक्सपीरियंसेस कैसा रहा है? बहुत बढ़िया यार, मेरे लिए तो मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरा सब कुछ वही है। बहुत कुछ सीखा हूँ वहां से, जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ। ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। मौका मिले फिर जाने का, शो का हिस्सा बनने का? बिल्कुल बनना चाहता हूँ, मेरी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां जाना चाहता हूँ डेफिनेटली। ओके। ऐसे कोई कैरेक्टर ऐसा कुछ मिले तो नहीं, मतलब आप देख नहीं रहे वैसा कुछ? हाँ वैसे नहीं दिख रहा हूँ, बट हाँ मेरी फिल्म को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आशीष सर सुन लें। ये हमेशा से देखता था कि बहुत सारे एक्टर्स आते हैं वहाँ पर फिल्म प्रमोट करना, अब मैं मेरी फिल्म लेके जाऊंगा, वाह क्या क्या फीलिंग है, क्लोजर आएगा मुझे जीवन में। है ना, ये तो सर्कल मिलना पूरा हो चाहिए जाएगा। भव्या, ये क्लोजर तो सच में आना चाहिए, है ना, सर्कल पूरा हो जाएगा। कि जो लड़का यहाँ से अपना करियर शुरू करता है हाँ उसी प्लेटफॉर्म पे आके प्रमोट कर रहा है। क्या क्या गजब फीलिंग है वो। टच गिले शिकवे दूर करो यार। है, कोई गिले शिकवे है ही नहीं, जो भी है, अगर इनकेस किसी के भी दिमाग में हो, चीज़ें हो, मीडिया में सारी बातें, तो चलता रहता है। मिर्च मसाला तो चलता और क्या भव्या, और कुछ खास बताइए तारक के बारे में, जो ऐसा, क्योंकि हम तो बहुत कहानियां सुने, मैं अगर पूरा पढ़ने बैठूं तो फिर पूरी कहानियां निकलेंगी। कुछ आप बताइए कुछ इंटरेस्टिंग तारक के बारे में, क्या बताओ। जो आपके लिए लेसन हो, ऐसा कुछ। नहीं लेसन वही, ये ये जितने भी हमारे सीनियर्स थे, वो लोगों ने हम बच्चों को, जितने भी हम 5 बच्चे थे, उनको कभी भी ऐसा फेलो एक्टर की तरह या वो को एक्टर की तरह नहीं कभी देखा, हमको उनके बच्चों की तरह ही देखा है, हम उनके ही बच्चे हैं उस तरह हमको देखा है।
अच्छा, वही ट्रीटमेंट होती थी। हाँ, तो कभी डांट भी पड़ती थी, कभी सीख भी मिलती थी और कभी हमको प्यार से आइसक्रीम और चॉकलेट्स भी मिलती थी। तो वो जो फीलिंग है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ही कभी ऐसा ये फीलिंग किसी को मिलेगा। वो शायद अपने बच्चों के साथ कम रह रहेंगे लेकिन हमारे साथ ज्यादा रह रहेंगे। दादाजी तो अभी भी बोलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को कम तेरे को ज्यादा सिखाया है तो वो जो कुछ चीजें है वो तो बड़ी प्यारी है यार। हम्म। ब्यूटीफुल मेमोरीज। आप कई बार ये जिक्र कर चुके हो कि दिशा और दिलीप जी के लेकर कि वो मेरे मॉम डैड की तरह ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैंने मेरे दादाजी को तो अभी देखा ही नहीं है, हम्म। तो दद्दू तो मेरे दद्दू ही है, मैं तो मानता ही हूँ। बात हो पाती है दिशा से? हाँ हाँ, मतलब, होती है अच्छा, बीच बीच में, हाँ। क्या कॉ टॉक्स होते हैं आप लोग के? पुरानी मेमोरीज ही होती है या कुछ नए अपडेट? हाँ मतलब वही वही सारी बातें होती है। हाँ। ऐसे ही रैंडम टॉक्स होती है, मम्मी को याद करते हैं वो, मैं उनके घर पे सबको याद करता हूँ, बस वही चलता रहता है। अच्छा, अच्छा, इस तरह की सारी चीज। हाँ। सेट की बातें कुछ? नहीं नहीं। यार हाँ। मुझे ऐसा लगता है वो सेट की बातें तो ऐसे भी बहुत कम होती है लोगों हम्म। के साथ। हम्म। जब भी फ्रॉम द टीम, मुलाकात हाँ होती है। फ्रॉम द टीम बहुत ही कम होती है। बिकॉज दूसरी सारी बातें इतनी सारी होती है शेयर करने के लिए कि सेट की बात तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, आपस में ही इतनी चीजें हाँ होती हैं। ये जीवन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो हम्म। कहाँ सेट तक तो पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि दिशा जी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, मतलब वो सीन है। आपको लगता है हो आना चाहिए उन्हें? आप आपके थॉट्स क्या कहते हैं शो में? वो पर्सनल कॉल है यार। हम्म। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द शो, वो एक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया रहेगा थोड़े समय के लिए। इट इज नॉट अबाउट द शो, इट इज अबाउट हर बीइंग अवेलेबल फॉर पीपल और बीइंग अवेलेबल ऑन टेलीविजन और एनी स्क्रीन। वो चाहती रहेंगे अभी शायद कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। उनकी जो फैमिली उनको उनको ज़्यादा टाइम दे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, क्योंकि शायद वो भी उसी जोन में रहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं, ये जो एज है वापस नहीं आने वाली। तो वो भी उनके दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी कि यार ये एज मैं बच्चों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे कुछ। सफ़र तो लंबा है ही। फर्क लगा है। हाँ, क्योंकि हमने कहा ना, जैसे कि अगर आप भले से आज भव्या कहते हैं उसके पार्ट में नहीं है, लेकिन आपका जो रोल है, जो दिशा जी का रोल है, मतलब आज भी दया बहन से अगर देखा जाए तो लोगों को ये होती है कब लौटेंगे, कब लौटेंगे, आप है। तो वो लोगों की मेमोरी से जुड़ गया है ना, तो वो चाह के भी वो हटता नहीं है। यही वजह हो जाती कि वही मैं कह रहा हूँ कि हम्म। ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पीपल। लोगों ने ही प्यार दिया है, भगवान ने कराया है और लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है इन चीज़ों को। तो ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ये किसी काल में कुछ हो गया, ये हो गया है, ये आप बना नहीं सकते तो बैठ मैं के। भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं इस अपने 2012-13 में, मैं जिस मीडिया कॉम में फॉर्म में था, वहाँ पे मेरा एडिटर बैठ के तारक मेहता था। मैं उससे कह रहा हूँ कि ये भाई काम कर ले, मेरा इंपॉर्टेंट है, बस भाई 10 मिनट 10 मिनट। मैं उसको याद है कि ये मेरा काम नहीं कर रहा, मैं उसके बॉस को शिकायत करता हूँ। उसका बॉस आता है, दिखता है तारक मेहता देख रहा है, ठीक है, मैं आपको एक जर्नी बताता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ और बॉस आता है, दिखता है, अच्छा। तो मैंने उससे कंप्लेन किया है, तो उससे क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। बोलता है अच्छा अभी क्या हुआ था, इसके पहले का बता। तो बॉस और वो दोनों बैठ के तारक मेहता, तो मैंने वो देखा है, वो फैन देखे मैंने, ये चीज़ें रही है। ब्लेसिंग इट इज। हम्म। लोगों ने बहुत प्यार दिया है यार, अभी भी दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं लोग, सो इट इज अ हम्म। ब्लेसिंग। अच्छा, आपकी वो टप्पू सेना का क्या हाल है? दोस्तों से सबसे बात होती है सभी? बढ़िया बढ़िया, सब लोग मस्त अपने कांटेक्ट अपने में रह जोन में। पाते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने अपने जोन में सब लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सो हैप्पी फॉर देम। हम्म। अच्छा, निधि के साथ आपके क्या रूमर्स आ रहे थे, क्या चीज़ें थी कुछ? वो तो भी अभी वो टप्पू सोनू की बातें चल रही थी, आप लोगों ने भव्य और निधि कर दिया। बट वे गुड फ्रेंड्स हम लोग। जिस तरह मैं कुश, मैं अजहर, मैं समय और मैं निधि, हम लोग सब लोग एक ही ग्रुप में थे। हम लोग बहुत घूमने जाते थे, टाइम पास करते थे। जब शूट नहीं होता था तब हम लोग ऐसे ही रैंडमली राउंड मारने जाते थे। तब किसी ने क्या देख लिया, क्या सोच लिया, मुझे नहीं पता। सॉरी, हम मेरा लोग इस तरह घूम से रहे थे यार। बोलने का कोई अरे इरादा नहीं नहीं था। वैसे नहीं, मैं जनरली बट बोल रहा हूँ हाँ, कि हम लोग जनरली। तो सच में सिर्फ हम्म। मतलब वी ऑल आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। हम्म। बिकॉज हम लोग उस तरह का एक जोन में हम लोग फिट हो रहे थे कि वी आर, मतलब ये 5 अच्छे हम्म। दोस्त है हम्म। उस सोसाइटी में।
तो हम लोग एक्चुअल में भी उसी तरह अच्छे दोस्त थे, राइट, तो वही बॉन्ड क्योंकि शेयर बचपन ही आप लोगों का साथ में पूरा बीता है, राइट। एग्जैक्टली सो तो उस तरह से चीज़ें होती चली गई। अच्छा, निधि आई थी पॉडकास्ट में, मैंने तो नहीं किया था, मेरे को हाँ, तो उन्होंने भी किया हुआ है, तो वो बता रहे थे यार, मेरे ना मानसिक पे इफ़ेक्ट आ रहा था, मतलब जो मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा था शो। तो मेरा ये कॉल था कि मैं शो गए, ऐसा उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइए, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ये सारी चीज़ें होती है कि डेली शूट और ये सारे एक हो जाता है, चीज़ें तकलीफ में आती है, मतलब कि आप एक मुझे तो नहीं होती, हम्म बट हो सकती है, हम्म लोगों को हो सकती है। निधि से कभी बात हुई थी इस बारे में कभी? नहीं, उसने ये चीज शेयर तो की थी कि मतलब ये लोड ज्यादा ले रहा है ये चीज उसके दिमाग पर। तो हो सकता है यार, किसी को कोई चीज सही लगती है, आपका ये 6 मेरे लिए 9 वाली बात है ये तो, कि किसी को क्या लग सकता है वी डोंट नो, इसीलिए उसने वो कॉल ले लिया रहेगा उस समय पर। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि जब आप गए थे शो में और सारी चीज़ें थी, तो क्योंकि आप एक ब्रेड विनर थे उस दौरान फैमिली के लिए, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हाँ ऑफ कोर्स यार, तो शौक के लिए कर रहे थे यार ये तो। ऐसे मॉनिटरी वॉज नेवर अ रीजन, मॉनिट कभी नहीं था? इवन वाइल लीविंग द शो मॉनिटरी वॉज नेवर द रीजन अच्छा, कि पैसे नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कभी रीजन था ही नहीं। ओके। बहुत लोग, मुझे आज भी इंडस्ट्री में जितने दोस्त लोग हैं, लोग वही बोलते हैं कि भाई तू यार सच में पागल है यार, तू तो शो से कमाना चाहिए था पैसा। लेकिन मैं बोला पैसे रीजन ही नहीं थे कमाने के लिए, मतलब वो रीजन ही नहीं आपको था अच्छे शो खासे करने मिल के भी लिए। तो रहे थे, डेली पर पर डे के ठीक ठाक ही थे नहीं आपके? भाई, ये हाँ। सब ये सब वो मिर्च मसाले वाले ने किया है ये सब। अच्छा, चाइल्ड एक्टर को इतना सब नहीं होता। नहीं बता सकते फीस? मुझे फ्रैंक, हम्म मैं मेरे माइक के सामने माइक पहन कर बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में याद नहीं है। हाँ, सच में याद नहीं है मुझे। और मेरे तक तो बात आती नहीं थी कि मैं कितना कमा रहा हूँ या मेरा पर डे क्या है, मंथली कितना रहे, मेरे तक बात पहुंचती नहीं थी, क्योंकि वो तो मॉम और डैडी सब लोग देखते थे वो सब चीज़ होते। तो हमारे तक तो बात थोड़ी पहुंचती थी वो सारी चीज़। हाँ, क्योंकि अमाउंट आई थी, इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बैंक अकाउंट नंबर। नहीं नहीं, अच्छा, अमाउंट अमाउंट आई थी पर डे की। नहीं नहीं यार, 10,000 तो पर मैंने डे भी मिलते। पढ़ा वो सब हाँ, आई आई डोंट थिंक वो इट इज़ अ वैलिड नंबर। और कभी बात नहीं हुई पेरेंट्स से कि मतलब इस बारे को लेके जिसे अमाउंट बता रहे कभी? इतनी हिम्मत है आप में है। मेरे में तो नहीं है भाई, आप कर लो, मैं नहीं कर हम्म सकता। ठीक है। भव्या, मैं ना कुछ नाम लूँगा जो मुझे बताएगा, आपकी जो भी उनके साथ मेमोरीज है, लर्निंग है, जो भी मुझे जो भी जैसा भी रहा है प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले शैलेश सर, उन्हीं से शुरू करते हैं। शैलेश सर, कविताओं का भंडार, सेट पर? द कूलेस्ट पर्सन ऑन द सेट। कभी कभी किसी से मगजमारी नहीं करते, बस आराम से एकदम सबसे चिल होता है ना, वो शैलेश सर होता है। दिलीप सर? द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ एवरी वन ऑन द सेट। ओके। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ होस्ट, कि वो हर किसी का ध्यान रखेंगे हम्म एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। दिशा मैम? दिशा दीदी, शी विल मेक श्योर कि एवरीवन इज लाफिंग। हर किसी को कंफर्ट करने का काम दिशा दीदी का है। हाँ, वो कोई कोई नया बंदा भी आया हो, पुराना हो, कोई वृद्ध हो, कोई छोटा बच्चा हो, सबके साथ इस तरह रहते हैं कि सब लोग कंफर्ट हो जाते हैं। ओके। मुनमुन दत्ता? मुन्नू दीदी कैन गिव यू डिफरेंट नॉलेज, बिकॉज इवन शी इज अ वेरी एविड ट्रैवलर, बहुत घूमते हैं वो, तो वो उनके पास कहानियां बहुत रहती है अलग अलग जगहों की, तो वो चीजें आपको सीखने मिलती है उनके पास से। राइट। अच्छा, और अब मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी उस उनके रूमर्स आए कि वो सगाई कर रही है नॉल, वहाँ पे आपकी फ़ोटो आने लगी थी। मैं बोला, ये कहाँ फंस गया भव्या? मिर्च मसाला। मैं बताऊं आपको, वो सगाई वाली बात तो भाई बहुत चली थी। उसमें बात ऐसी चली थी कि वो वडोदरा में सगाई हुई, ऐसा कुछ चली थी बात। तो रैंडमली किसी बंदे ने मम्मी को फोन किया वडोदरा के, कि आपके बेटे की सगाई आप बोल नहीं रहे हो, तो क्या आपको समझ नहीं आता, आप क्या बोल रहे हो आप, वो दिमाग विमाग है आप, मम्मी उन पे भड़क गई एकदम। बट वो तो रैंडम सब टॉपिक्स यार, तो कुछ वो तो
कुछ बात है ही उसमें, कोई एसेंस ही नहीं है, लोगों ने बस ऐसे ही चला दी है बात हाँ को। क्योंकि बस वो आ गया था कि टप्पू के साथ हो रही है, तो टप्पू कौन है, भव्या है। और कुछ भी रैंडम, सच में रैंडम टॉक्स है। रैंडम था अमित भट्ट। दद्दू, हम्म, बस लगाव है उनसे, बड़ा अलग लगाव है उनसे, बहुत अलग प्यार है उनसे। अच्छा वो भी ना अपनी एज के अकॉर्डिंग है नहीं, उनका रोल देखो, और वो आज भी कैसा उस तरह से जुड़े। क्या इंस्पिरेशन क्या रहती है उनकी, कुछ बता पाइए उनके बारे में। उनकी इंस्पिरेशन, आई थिंक उन्होंने बहुत अलग अलग ऐसे किरदार निभाए हैं पहले से। वो जब थिएटर करते थे तभी भी, इनके इसके पहले भी जब उन्होंने सीरियल्स की थी तभी भी उन्होंने अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं, तो शायद मैं मानता हूँ कि ये उनका एक्सपीरियंस है विच इज टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, खुश। कुछ भाईबंद, दोस्त है अपना, समय, भाई। भाई है उसके अलावा कुछ और अपना। मस्ती अभी तो से। कवि बन गए हमारे भाई तो, अच्छा। बस इसकी बातें सुनते रहते हैं, हमको समझ आती ही नहीं है बट सुनते रहते हैं। अजहर। वो भी भाईबंद अपना, एकदम गट भाईबंद। ओके, एक नाम लेना चाहूँगा, अब है नहीं दुनिया में, घनश्याम दत्त। क्या कहेंगे उनके लिए, नट्टू काका के लिए। बहुत याद आती है उनकी। और अभी अभी वो ऐसी इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं, उसमें नटुआ का एक वीडियो मैंने देखा, तो दादा ऐसा बोलते थे कि हूँ जईस तो मारा मोढ़े मेकअप हंसे, मतलब मैं जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह पे मेकअप हो, मतलब मैं उसी तरह जाऊं जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्टेज पर हूँ, और तभी मेरा निधन हो जाए, ताकि जहाँ मैं हूँ, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस ये थिएटर है, मेरा एग्जिस्टेंस ये मेरा काम है, मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। तो वो तो हुआ नहीं था, लेकिन जब वो गए थे तब उनके चेहरे पर मेकअप किया गया था। किया गया था। तो वो मैंने रील देखी थी कि उनके चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो हम्म, देखकर उनकी बहुत याद आई। असित मोदी। मेंटोर, गुरु, हम्म, ही इज द पर्सन जिन्होंने ट्रस्ट किया, सबसे पहला ट्रस्ट जिस बंदे ने किया वो आसिफ सर थे, उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, भव्या मुझे ये बताइए कि आज अगर आज के टाइम पर अगर आप किसी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कहना चाहेंगे, तो आप उसे जब वो वर्क करने जा रहा है, तो आप कहेंगे कि क्या आपकी सीख रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को लेके, चीज़ों को लेकर क्या गाइडलाइंस उसे अपनी तरफ से देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें। कॉन्ट्ररी है मेरा, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि चाइल्ड एक्टर को, मतलब फेम के लिए काम नहीं करना चाहिए सबसे पहले। बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स अभी फेम के लिए कर रहे हैं, नॉट चाइल्ड एक्टर्स बट उनके पेरेंट्स को शायद ये चीज़ का वहम है कि ये करेगा तो ये फेमस हो जाएगा। तो फेम शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स टू वर्क इन आर इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री डेफिनेटली फेम देती है, बट फेम के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। तो जो लीगल फॉर्मेट्स है वो तो मैं डेफिनेटली नहीं समझा सकता हूँ, बट जो माइंडसेट होना चाहिए वो मैं फेम के माध्यम से लेना चाहता हूँ कि दैट शुड नॉट बी द रीजन फॉर यू टू वर्क। खरेखर मतलब सच में आपका कॉलिंग होना चाहिए, दिल से वो होना चाहिए कि मुझे करना है, तो ठीक है। और वो ना आए तब तक पढ़ाई करो, अलग काम करो, कुछ पढ़ाई करो, मतलब अलग काम क्या मतलब। मुझे ये बताइए कि टीवी में अभी आप मौजूदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या देखते हो, जैसे आपने कहा कि टीवी में करना चाहता हूँ लेकिन एक टाइम अभी फ़िलहाल में और भी चीज़ें एक्सप्लोर, तो टीवी में अभी आप करंट सिनारियो में क्या प्रॉब्लम देखते हो जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए। टीवी में अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम तो वही है कि शोज अभी बंद हो रहे हैं, वो मुझे बहुत बड़ा एक कंसर्न दिख रहा है, रेड अलर्ट है वो मेरे लिए तो, कि शोज जिस तरह पहले चलते थे तुरंत में शो शुरू हो जाते थे और एक एक दो दो साल तक शो चलते थे, वो अब 6-6 महीनों में बंद हो जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सैड है कि वो उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, उनको उनकी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है टेलीविजन में अभी, राइट नाउ, दैट आई सी फ्रॉम एन एक्सटीरियर। वो तो सिर्फ सबके लिए हो गया ना वो भैया, मतलब वो तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, सबके लिए है। एज अ आर्टिस्ट क्या देख रहे हैं आप, एज एन आर्टिस्ट, पेमेंट स्ट्रक्चर, टाइमिंग वाइज, सारी चीज़ों को पेमेंट लेकर। स्ट्रक्चर तो बढ़िया है यार, बढ़िया। क्या दिक्कत है उसमें। क्योंकि मैंने सुना है ना कि आफ्टर कोविड बहुत सारे आर्टिस्ट का कहना है कि जो कोविड के पहले जो पेमेंट स्ट्रक्चर था अब उससे बहुत है, क्योंकि उनको रीजंस मिल गए हैं कि यार अब उस तरह से पैसे नहीं आते और फ़ी बहुत कम कर दी गई है, वो पहले जो फ़ी मिलती थी अब वो नहीं मिलती है।
वो तो अभी सब जगह हुआ है ऐसा, सिर्फ एक्टर्स में थोड़ी हुआ है, हुआ तो सब जगह है। अपन सिर्फ वो एक्टर वाले जोन पे फोकस तो नहीं कर सकते, अच्छा, वो सभी के लिए है। वो तो सभी के लिए है यार, वो थोड़ी उसमें है सिर्फ। और वो फीस वाली बात तो वो रिलेटिव टॉपिक है ना, मतलब आपको शायद वो फीस सही लगेगी, मुझे नहीं लगेगी, तीसरे को और सही लगेगी। वो तो रिलेटिव सब्जेक्ट है यार, वो तो हर किसी का देखने का तरीका अलग अलग है, उसको आप एक मापदंड में नहीं सेट कर सकते। क्योंकि रेट कार्ड जैसी कोई चीज अपने में है ही नहीं कि हम बनाएं ऐसा कुछ कि उस रेट कार्ड के हिसाब से चले, ऐसा कुछ है ही नहीं अपने में, तो हम अभी वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि उनका कहना है कि आफ्टर कोविड उनको बहाने मिल गए हैं कि यार हमें बजट ही नहीं मिल रहा है, बजट चीज़ें नहीं मिल रही है तो उस तरह से हमें जो पहले शोज़ में मिलते थे हम उससे कम में काम करना पड़ा, क्योंकि हमें काम करना है, रेलेवेंट रहना है और बन ऑब्वियसली सभी को करना है, तो हमें कम फीस में भी रेडी होना पड़ रहा है। ये एक प्रॉब्लम बड़ी। मैं सच में वाकिफ नहीं हूँ इस चीज़ से, बट हो सकता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए वही ब्रेड एंड बटर है, तो शायद वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। कंटेंट वाइज कैसा लग रहा है आपको अभी टीवी के लिए? कंटेंट वाइज कैसा चल रहा है? हाँ मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कंटेंट, मैं कंटेंट पर्सपेक्टिव से ही कह रहा हूँ कि वो कंटेंट को शायद पहले सही से टटोलने में नहीं आ रहा है, उसी वजह से वो 6 महीने में तुरंत बंद हो जा रहा है। जो कंटेंट शायद 1-2 साल खींच कर उसकी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकता है, वो रैंडमली 6 महीने में बंद हो जाता है। चलो 6 महीने में बंद वो ना हो, तो जो शो अच्छे से चल रहा है वो भी रैंडमली बंद हो जा रहा है। कंटेंट पहुंच रहा है लोगों तक, कंटेंट अच्छे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप नोटिस करिएगा कंटेंट लोग देख रहे हैं। बस वो जो रैंडम चीजें जो चल रही है ना, वो कहाँ से हो रहा है मुझे नहीं पता है, चैनल से हो रहा है, प्रोडक्शन से हो रहा है, राइटर से हो रहा है, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से हो रहा है। वो जो रैंडमली कंटेंट चेंज करने की जो बातें हो रही है ना, उसमें सब लोचा हो रहा है। ओके। हम्म। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जैसे कि पहले जो टीवी का दौर था। जैसे मैंने एक शो हम्म, किया था शादी के सियाप पे नाम का, तारक के बाद, कॉमेडी शो था, अचानक से हॉरर हो गया। क्यों हुआ नहीं पता यार, वो समझ ही नहीं आया मुझे तो कुछ, बट वो कॉमेडी अचानक हॉरर हो गया। तो अभी यार इसमें तो फिर तो ऑडियंस ऑडियंस तक बात ही नहीं पहुंचेगी ना। आपकी ऑडियंस बिल्ट हो रही है तब तक तो अपने एक अलग ऑडियंस के लिए सर्व करना शुरू हो गए, तो फिर डेफिनेटली पहुंचने ही नहीं वाली बात। एज अ आर्टिस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि क्या क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, ऐसी क्वेश्चन कर कि जो बोला जाता है वही करना पड़ता है। मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ डेफिनेटली करते हैं, लोग करते हैं। मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरा उस चीज से कन्विंस होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए, उस मुद्दे से कन्विंस होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर मैं कन्विंस होकर मैं पोर्ट्रे ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए फिर वो सही है गलत है वो मैं नहीं सोचता हूँ, मैं कन्विंस हूँ उस बात से, वो सोचता हूँ। ओके। भव्या के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? फेम, मनी, पावर, क्या एक्साइट करता है आपको? काम। काम? कैसा काम? किस तरह का काम? जिस काम से सेटिस्फैक्शन मिले, हम्म। रात में अच्छी नींद आए, वो काम। आ रहे हैं ऐसे काम अभी? बिल्कुल। हम्म। डार्क सर्कल्स कम हो गए मेरे। ये बहुत अच्छी गई। हाँ। अरे अरे आई एम हैप्पी व्हाट एवर आई एम डूइंग, हम्म। वेरी हैप्पी। हिंदी फिल्मों में क्या कमी देख पाते हैं आप? जैसे हम कह रहे थे शुरू में हमारी कंटेंट, बात। हाँ, कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी हाँ, है। और कन्विक्शन की कमी है। हम्म। जैसे वो डेविड धवन वाले जोन में, प्रियदर्शनी वाले जोन में जितने भी सारे मेकर्स थे, क्या कन्विंस्ड थे वो लोग उनके बातों से, क्या कन्विंस्ड थे कि हाँ ये हो सकता है भाई। वो जो कन्विक्शन था ना, वो अब नहीं है। अभी लॉजिक आ गया है बातों में, कहीं ना कहीं वो कुछ अलग टाइप की ऑडियंस को सर्व करने के लिए हमने लॉजिक डाल दिया है, जिसकी बॉलीवुड को जरूरत नहीं है। वी हैव नेवर बीन अ, मतलब वो लॉजिक वाला बात अपने में, हम तो बेटर, हम कन्विंस जब होते हैं तब वो चीज 100% दे पाते हैं लोगों तक। हम्म। तो कन्विक्शन की कमी है, इसलिए कंटेंट की, मतलब कंटेंट की कमी है, इसीलिए कन्विक्शन की कमी है। ओके भव्या, हमने अब काफ़ी कुछ बातें की। इज़ देयर एनीथिंग, कोई टॉपिक जिस पे हम बात कर सके, ऐसा कुछ है?
आप जिस पर बात करना चाहते हैं? देखो, मैं जानता हूँ कि ये पॉडकास्ट मेरे चाहने वाले देखेंगे, मेरे फैमिली वाले देखेंगे, और ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो आपके माध्यम से, हिंदी रश के माध्यम से काफ़ी एक्टर्स या इस फील्ड में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए लोग जो आते रहेंगे, सपने देख कर आते रहेंगे, वो लोग देखते रहेंगे। तो उनको बस एक ही चीज़, एक ही लाइन कहनी है कि इट इज़ एक्सपीरियंस ओवर एवरीथिंग। एक्सपीरियंस आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, आपने जितनी चीज़ों को विटनेस किया रहेगा, उतना आप कमाल कर पाओगे लाइफ में। तो जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करिए, उतना एक्सपीरियंस करिए, नई चीज़ों को देखिए, नए लोगों से मिलिए, नई किताबें पढ़िए। वो लोग, वो जगह, वो बात, वो किताब पसंद आए ना आए, बस उसे एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज दैट विल चेंज यू एज अ पर्सन। एंड चेंज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज होते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भव्या, थैंक यू सो मच। आई होप इस तरह से आपकी पॉजिटिविटी इसी तरह से रहे और आप और भी अच्छे काम करें। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे मेरी थी कि टप्पू से बड़ी विरासत क्या हो सकती, तो आपने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। हम इसी तरह भव्या को और भी इससे अच्छे शोज़ करते हुए देखें, अच्छे काम करते हुए देखें। बिल्कुल, कोशिश पूरी रहेगी। कोशिश पूरी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।